हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो कोर्स डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मास्टरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब तक हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हुए हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड था उसके ड्यूरेशन में जो भी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वन बाय वन उनको डिस्कस करना है। तो हमें पता है कि जो एंग्लो नॉर्मन का टाइम पीरियड है वो 1066 से लेकर 1350 के राउंड अबाउट तक चलता है। ठीक, अब ये 1066 से 1350 के ड्यूरेशन में कौन कौन से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो थे वो हुए, उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास है द नॉर्मन कंक्वेस्ट, यानी सबसे पहला इवेंट जो कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी कहलाता है। इसी इवेंट की बेस पे एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो हमारे पास एग्जिस्टेंस में आया था, एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड हमारे पास स्टार्ट हो गया था। अब हुआ क्या था हमें पता है, हम लोगों ने पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर लिया है इस नॉर्मन कंक्वेस्ट को कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई थी। उस बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के अंदर ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडे, जिसे विलियम द कन्करर भी कहा जाता है, उसने हेराल्ड को हरा दिया था और खुद ऑक्यूपाई कर लिया था लैंड को, और वहां से इंग्लैंड के अंदर रोमन रूल स्टार्ट हो गया था। न्यू एरिस्टोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई थी और कल्चर में, लैंग्वेज में, गवर्नेंस में चेंजेस आई थी। तो ये फर्स्ट इवेंट की डिटेल तो आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि ये बैटल कैसे हुई थी। हम लोगों ने सेपरेटली बैटल ऑफ हेस्टिंग को भी डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इवेंट है हम उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट इवेंट है द डूम्सडे बुक, जो कि 1086 में स्टार्ट हुआ था, कमीशन बाय द विलियम कन्करर। ये काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक थी, मतलब एक बुक थी, एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड रखा जाता था उस टाइम पीरियड के लोगों का, कि किसके पास कितने लैंड है, कितनी उसके पास जो है प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कितनी वर्थ है और वो उन चीजों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था इस बुक के अंदर, क्योंकि इस बुक की बेस पे किंग को आइडिया हो जाता था कि उसने किससे कितना टैक्स लेना है, ठीक है, और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। इस सारी चीजों की नो हाउ हो जाती थी, काइंड ऑफ डाटा हर पर्सन का, ईच एंड एवरी डिटेल। ठीक है, तो हर चीज इसके अंदर मौजूद थी और इसी के अकॉर्डिंग किंग जो था वो लोगों से टैक्स लिया करता था। ठीक, तो देखिए द डूम्सडे बुक इज अ वेरी ओल्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ईयर 1086. It was created in England by King William the Conqueror to help him keep track of all the land and property in the country. The book listed information about who owned the land, how much it was worth, and how it was being used. It was like a big inventory of everything in England at that time. This helped the king know how much taxes to collect and who owned what. The Doomsday Book is important because it gives us a snapshot of England in the Middle Ages and helps us to understand how land ownership and taxes worked back then. कि इससे पता लगता है कि उस टाइम पीरियड पे जो टैक्सेस थे वो कैसे कलेक्ट किए जाते थे और कौन सी लैंड किसके पास थी और कौन किस लैंड को किस तरह लेके चल रहा था, उसकी क्या वर्थ थी, क्या प्रॉपर्टी थी, क्या इनहेरिटेंस थी, सो ऑन। ठीक, तो ये काइंड ऑफ एक रिकॉर्ड था, ठीक है, जिसके अंदर सारा खाता लिखा जाता है, हिसाब किताब लिखा जाता है। तो उस टाइम पीरियड पे डूम्सडे बुक का जो है कमीशन करवाना, जिसको विलियम द कन्करर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, एक अच्छा स्टेप था उस टाइम पीरियड पे, जहां पे कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड था टैक्स असेसमेंट के लिए और जो कंट्री की इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनको डॉक्यूमेंट किया जाता था इस बुक में। क्लियर? तो ये था सेकंड इवेंट हमारा। थर्ड आता है हमारे पास द अनार्की, जो कि 1135 से 1153 के ड्यूरेशन में चलती है। और हमें पता है हमारे पास पहले किंग विलियम द कन्करर थे जो 1066 से 87 के टाइम पीरियड तक रहे। सेकंड विलियम सेकंड थे जो 1087 से
1100 की ड्यूरेशन तक रहे। थर्ड हमारे पास हेनरी फर्स्ट थे जो कि 1100 से 35 तक के ड्यूरेशन पे रहे। अब ये क्या है 1135। तो ये द अनार्की जो है ना हेनरी फर्स्ट की डेथ के बाद शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि हेनरी फर्स्ट की जनरेशन में या औलाद में बात की जाए तो कोई भी लेजिटिमेट मेल हायर नहीं था, ठीक है, कि कहा जाए कि ये जो मेल बच्चा है वो इसका हो। तो हेनरी की बेटी थी मिटिल्डा, ठीक है, ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं एम्प्रेस मिटिल्डा। ये कहती थी कि मैंने थ्रोन को संभालना है इंग्लैंड के अंदर। दूसरी तरफ इसका कजन था किंग स्टीफन, वो कहता था मैंने संभालना है इस थ्रोन को। अब इन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई। अब वो जो लड़ाई हुई उस लड़ाई को द अनार्की का नाम दिया जाता है। एनी हाउ ये जो लैंड है मिटिल्डा के हाथ में तो नहीं आया था लेकिन किंग स्टीफन के हाथ में आया था। तो किंग स्टीफन का टाइम पीरियड 1135 से 54 तक रहा था हमारे पास। इस एनार्की के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा अनरेस्ट सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो गई थी इंग्लैंड के अंदर। सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, लोगों में काफी ज्यादा मार धाड़ शुरू हो गई थी, ठीक है। अब ये देखें, द अनार्की वॉज अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड दैट लास्टेड फ्रॉम 1135 to 1153. During this time, there was a power struggle between two rival claimants to the English throne, King Stephen and Empress Matilda. This conflict led to widespread chaos and lawlessness throughout the country as different factions fought for control. To understand this period better, imagine if two people both claimed to be the rightful ruler of a country and their supporters started fighting each other to determine who should be in charge. This fighting caused a lot of instability and uncertainty, making life difficult for ordinary people. Ultimately, the anarchy ended when King Stephen and Empress Matilda's son Henry II became king and restored order to England. This period in English history serves as a reminder for destructive consequences of political strife and power struggles. अब हुआ क्या, कहते ये अनार्की का जो सिस्टम था, ये जो कन्फ्लिक्ट था वो चलता रहा। और जैसा कि बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ नवाज शरीफ है और दोनों कहते हैं हम लोगों ने तख्त संभालना है। अगर सारे फैक्टर्स को साइड पे रखा जाए, जो इसके सपोर्टर है वो इमरान खान के लिए लड़ते हैं, जो नवाज शरीफ के सपोर्टर है वो नवाज शरीफ के लिए लड़ते हैं। सोसाइटी में हो क्या होता है, उस सूरत हाल में अनरेस्ट आ रहा होता है, ठीक है, क्योटिक सिचुएशन हो रही थी। कोई टायर जला रहे होते हैं, कोई सड़कें बंद कर रहे होते हैं, मार धाड़ कर रहे होते हैं, इस तरह की सिचुएशन चल रही होती हैं, है ना। तो अब यहाँ पे भी यही फैक्टर थे कि एक तरफ मटिल्डा थी, एक तरफ जो है हमारे पास स्टीफन है, इन दोनों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन 1135 से 54 तक के ड्यूरेशन में जो रूलरशिप रही है वो इनकी ही रही है, स्टीफन की। 54-53 क्लैश है। लेकिन अब ये जो अनार्की थी खत्म कब हुई, जब हेनरी II जो कि मटिल्डा का बेटे थे उन्होंने आके इस थ्रोन को संभाला। और हेनरी II के जो टाइम पीरियड था वो 1154 से 89 तक रहा, ठीक। और कई बुक्स में यहाँ पे 53 भी आपको मिलेगा, लेकिन एनी हाउ 1154 से 89 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। 1-2 साल आगे होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ये सब बुक्स की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की क्लैश की वजह से थोड़ी बहुत डेट्स जो आगे पीछे होती है, ठीक है। फिर एनार्की के बाद हमारे पास साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा आता है जो कि 1215 में स्टार्ट हुआ। और ये 1215 हमारे पास टाइम पीरियड आता है जॉन द लैकलैंड, इनका ये टाइम पीरियड हमारे पास आता है, ठीक है। मींस इनका टाइम पीरियड चल रहा था 1199 से 1216 तक। इनसे पहले हमारे पास रिचर्ड फर्स्ट थे और उनसे पहले हमारे पास हेनरी II थे, ठीक है। हमने हेनरी II तक तो डिस्कस किया है, उनके बाद रिचर्ड फर्स्ट आए थे जो कि 1189 से 99 तक रहे। देन जॉन द लैकलैंड थे जो कि 1199 से 1216 तक थे। अब ये मैग्ना कार्टा जो है ये 1215 में हुआ था साइन। ये मैग्ना कार्टा क्या था,
मैग्ना कार्टा को ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है। ये एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री में ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। और इसको जो साइन किया था वो किंग जॉन ने साइन किया था। रनीमेड नेप की प्लेस थी जो कि विंडसर के बिल्कुल पास थी इस जगह पे। अब वजह क्या बनी, थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। जो किंग जॉन था ये बहुत ज्यादा सख्त था, जालिम था, जो अपनी पावर का यूज करके जो लोअर रैंक से ह्यूमन बिलोंग करते हैं उनको अब्यूज करता, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस जो वो इम्पोज करता, उनके राइट्स को डिसरिगार्ड करता, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे पूरे जो टाउन था, पूरा जो एरिया था वहां पे डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। उस डिस्टर्बेंस से क्या हुआ, लोग जो थे वो मार धाड़ की तरफ आ गए। अब हुआ क्या कि अब सोसाइटी में ना अनरेस्ट से बचने के लिए, लोग इसके खिलाफ ना जाएं, इसके ऊपर इसको मार धाड़ की तरफ ना जाएं, इन सब से बचने के लिए ये जो मैग्ना कार्टा था साइन करवाया गया, जिसकी बेस पे जो किंग की पावर थी वो लिमिटेड हो गई। अब किंग जो है वो हर एक के ऊपर अपनी पावर जो है, अपनी अब्यूसिव पावर को इम्पोज नहीं कर सकता था, उसको लिमिटेशन लगा दी गई इस मैग्ना कार्टा के थ्रू। इसके थ्रू लोगों को लिबर्टी दी गई, फ्रीडम दी गई, लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन की गई, उनके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किए जाते थे, हैवी टैक्स लगाए जाते थे उनके ऊपर, उसमें जो है वो लिमिटेशन आ गई कि अब किंग जो है वो लोगों के कॉन्सेंट के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर उनको हैवी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। इसमें ड्यू प्रोसेस का जो है टाइम पीरियड ऐड किया गया, यानी किसी को भी उठा के जेल में बंद कर देते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा, अब फेयर जस्टिस किया जाएगा, फेयर ट्रायल किया जाएगा। लिमिटेड गवर्नमेंट हो गई यहाँ पे, क्योंकि पावर सारी की सारी लिमिटेड कर दी गई यहाँ पे। क्लियर? तो अब जरा स्क्रीन पे देखें। द मैग्ना कार्टा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट वॉज साइंड इन year 1215. It was a big deal because it limited the power of the King of England and gave more rights to the people. Before the Magna Carta, the king had a lot of control and could do whatever he wanted. But with this document, the king had to follow certain rules and could not just make decisions on his own. For example, imagine if you were playing a game with your friends and one friend kept changing the rules whenever they wanted. It would not be fair, right? The Magna Carta was like setting rules for the game so that everyone had to play by the same rules. So, the signing of Magna Carta in 1215 was a big moment in history because it helped create a more fair and just society where the king had to follow rules just like everyone else. क्लियर? तो मेनली क्या हुआ कि अब यहाँ पे हर एक के पास अपनी प्रोटेक्शंस, अपने राइट्स की प्रोटेक्शन मिल चुकी हुई है। पहले क्या था, किंग जिसको चाहता एक्सप्लॉइट करता, जिसको चाहता हैवी टैक्स इम्पोज कर देता, जिसको चाहता छोड़ देता, जिसको चाहता जेल में डाल देता। लेकिन अब रूल सेट हो गए हैं, ठीक है। अब जो है लॉ एंड ऑर्डर आ चुका हुआ है, अब हर एक के पास फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, हर एक के पास अपनी राइट्स की प्रोटेक्शन का सोर्स आ चुका हुआ है। ये डॉक्यूमेंट जिसको साइन किया था किंग जॉन ने और उनसे साइन करवाया गया था। क्लियर? तो ये फोर्थ इवेंट था। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट बैरन्स वॉर। एरिस्टोक्रेसी सोसाइटी के अंदर जो नोबल मैन होते हैं ना, उनको बैरन कहा जाता है। अब जैसा कि हमें पता है मैग्ना कार्टा साइन हुआ था 1215 में, ठीक है, और ये बैरन वॉर भी स्टार्ट हुई है 1215 में, जो कि 1217 तक चलती रही है। अब हुआ क्या, ये बैरन वॉर वही वॉर है जिसकी बेस पे मैग्ना कार्टा को साइन करवाया गया था। मतलब सोसाइटी में जो लोगों का ग्रुप था, पावरफुल बैरन्स थे वो इंग्लैंड के अंदर, वो किंग जॉन के टायरानिकल रूल की बेस पे बागी हो गए थे, रेबल्ड हो गए थे। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि अब इस किंग जॉन को हटा ही दिया जाए यहाँ से। वो खुश नहीं थे इसके रूल्स की बेस पे, तो इसीलिए फोर्सफुली उन्होंने मैग्ना कार्टा जो है साइन करवाया था किंग जॉन से, ठीक है।
यानी ये जो वॉर थी ये स्टार्ट हो चुकी हुई थी 1215 में ही, और इसी के बाद मैग्ना कार्टा साइन हुआ था। लेकिन मैग्ना कार्टा तो साइन हो गया, उसके बाद भी ये वॉर जो थी एंड नहीं हुई थी, ये कंटिन्यू रही। लोग खुश नहीं थे इससे, चाहते थे ये खत्म हो जाए, इसका रूलरशिप का टाइम पीरियड खत्म हो जाए, यहाँ पे मजीद ना रहे। और इसी बेस पे उन्होंने द फर्स्ट बैरन्स वॉर कंटिन्यू रखी कि ये किंग खत्म हो जाए, यहाँ से अब ना रहे, और ये बैटल चलती रही। दो जो किंग जॉन्स हैं उन्होंने वो मैग्ना कार्टा भी साइन कर दिया था, लेकिन किंग जॉन की जब डेथ हो गई, इनकी डेथ हुई थी 1216 में, और कहा जाता है कि इनकी डेथ डिजीज की वजह से हुई थी जिसका नाम था डिसेंट्री, DYSENTRY। ठीक है, इस बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। फिर इनकी डेथ के बाद हमारे पास जो न्यू रूलर हुए थे वो थे हेनरी थर्ड, जो कि इन्हीं के बेटे थे। इन्होंने आके थ्रोन को संभाला, और फिर इसके बाद ऑफिशियली 1217 में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया था। मतलब ये जो फर्स्ट बैरन वॉर थी वो किंग जॉन के डेथ के बाद, हेनरी थर्ड के आने के बाद 1217 में एंड हो गई। तो ओवरऑल द फर्स्ट बैरन्स वॉर was a significant event in English history that helped shape the balance of power between the monarchy and the nobility. It also laid the groundwork for future conflicts and the development of English legal systems. Then है हमारे पास 6 The Provisions of Oxford, जो कि 1258 में हुआ। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी जो कि अगेन बैरन्स ने ही इम्पोज की थी हेनरी थर्ड के ऊपर, और इनका पर्पस क्या था कि जो रॉयल अथॉरिटी है उसको लिमिटाइज किया जाए, और जो ओवरसी गवर्नर्स हैं उनके लिए एक काउंसिल एस्टैब्लिश की जाए। दे रिप्रेजेंट एन अर्ली एफर्ट टू इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट्री गवर्नेंस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ पे अर्ली एफर्ट की गई थी। तो स्क्रीन पे देखें, द प्रोविजंस ऑफ ऑक्सफोर्ड वर अ सेट ऑफ रूल्स क्रिएटेड इन द ईयर 1258। These rules were put in place to limit the power of the King of England and give more rights to the nobles and barons. Basically, it was a way to make sure the king could not do whatever he wanted without consulting others. बिल्कुल वैसे जैसे कि मैग्ना कार्टा के बारे में था, वही पॉइंट यहाँ पे अगेन डिस्कस्ड है। ये साइमन डी मॉन्टफोर्ट नेम था, उन्होंने रिफॉर्मेशन चलाई थी जिसपे इन्होंने कहा था कि जो किंग की पावर है उसको अगेन लिमिटाइज किया जाए, 24 नॉबल्स की काउंसिल बनाई जाए जो उसको एडवाइस करें, एक पार्लियामेंट को एस्टैब्लिश किया जाए जहाँ पे वो जितनी भी रेगुलरली है, जितनी भी टैक्सेशन को लेके अप्रूवल देनी है, रेगुलरली की बात करनी है, वो सब कुछ वहाँ पे देखें। फिर उसके बाद इंश्योर करें कि जो किंग्स की अकाउंटेबिलिटी है उसके एक्शंस को लेके पूरी हो रही कि नहीं हो रही, जितने भी नोबिलिटी के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, जो कॉमन पीपल के राइट है उनको प्रोटेक्ट करें, और जो जस्टिस है उसको रिफॉर्म करें। ठीक है, जस्टिस को तरफ ध्यान दिया जाए। तो ये जो हमारा पॉइंट है प्रोविजंस ऑफ ऑक्सफोर्ड का, ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर और रूल ऑफ लॉ के अंदर इंग्लैंड के अंदर लेकर ना, और बिल्कुल मैग्ना कार्टा को ये सपोर्ट कर रहा था। एंड ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी थी, अगेन बता दूं आपको कि इसने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी ना रास्ते बनाए थे, मतलब उसका अर्ली स्टेप बना था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द वेल्श वॉर्स, जो कि एडवर्ड फर्स्ट के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी। एडवर्ड थर्ड के बाद एडवर्ड फर्स्ट आए थे जो कि 1272 से 1307 तक रहे थे। अब एडवर्ड फर्स्ट के टाइम पीरियड पे ये जो वेल्श वॉर स्टार्ट हुई थी, इन्होंने वेल्स को कन्क्वेस्ट किया था, फतह किया था, और उसको इंग्लिश किंगडम का पार्ट बनाया। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कैसल्स और इसके अलावा
दूसरी कंस्ट्रक्शंस जो कि इंग्लिश लैंड के अंदर ही आती थी। देन एस्टैब्लिशमेंट बनाई इंग्लिश के अंदर, और वो जो एस्टैब्लिशमेंट थी इंग्लिश की, उसने डिफरेंट रीजन के ऊपर कंट्रोल कर ली जो कि वेल्स का ही पार्ट थे। तो इन शॉर्ट ये जो वेल्श वॉर्स थी ये सीरीज थी कॉन्फ्लिक्ट की, जो कि 1277 से ही 1283 तक हुई थी। इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे बैटल्स हुई, फाइटिंग्स हुई इंग्लिश और वेल्श पीपल के दरमियान में। इंग्लिश वर ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ओवर वेल्स, और इंग्लिश ने उनके ऊपर कंट्रोल कर भी लिया था, विच वॉज अ सेपरेट कंट्री एट दैट टाइम। द वेल्श पीपल फॉट बैक टू डिफेंड देयर लैंड एंड इंडिपेंडेंस। One of the key events during the Welsh Wars was the construction of castles by English to control the Welsh population। ठीक है कि उनके जो किला, जिसको हम लोग किला भी बोलते हैं, वो बनाए गए थे कंट्रोल करने के लिए वेल्श पीपल को। तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट इवेंट थी। फॉर एग्जाम्पल, किंग एडवर्ड I built castles like Caernarfon and Conway to establish English rules in Wales। ठीक है, इन्होंने ये कैसल्स बनाए थे इंग्लिश रूल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए वेल्स के अंदर। तो द वेल्श वॉर्स एंडेड इन 1283 व्हेन द वेल्श लीडर लिलविलन एप ग्रिफ्रिड, ये जो नेम है ये बेसिकली वेल्श के लीडर का नेम है, जब वो बैटल में मारा गया था। दिस मार्क द एंड ऑफ वेल्श इंडिपेंडेंस। तो वेल्श की इंडिपेंडेंस खत्म हो गई थी, और जो वेल्स थे वो फुली इनकॉर्पोरेटेड हो गए थे किंगडम ऑफ इंग्लैंड के अंदर। तो ओवरऑल द वेल्श वॉर्स वर अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन हिस्ट्री दैट शेप्ड द रिलेशनशिप बिटवीन वेल्स एंड इंग्लैंड। इट वाज अ टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल फॉर पावर, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन वेल्स बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश किंगडम। देन द एक्सपल्जन ऑफ द ज्यूज, जो कि 1290 में हुआ पॉइंट। इंग्लैंड से 1290 के ड्यूरेशन में जो ज्यूज थे उनको फोर्सफुली निकाल दिया गया था। उनको कहा था कि आप ये जो लैंड है इसको छोड़ के चले जाएं। वो अपने बिजनेस, अपने घर, अपने सारी बिलोंग्स को छोड़ के यहाँ से चले गए थे। तो ये एक सैड और डिस्क्रिमिनेटरी इवेंट माना जाता है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। इसमें ज्यूज कम्युनिटी के अगेंस्ट प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन शो किया जाता है। एक ये पॉइंट था। देन है स्कॉटिश वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1296 से 1328 तक चली थी। ये सीरीज थी मिलिट्री कंपेन की और पॉलिटिकल स्ट्रगल की इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान में, प्राइमरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड फर्स्ट एंड एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड फर्स्ट के बाद जो थे हमारे पास एडवर्ड सेकंड आए थे, जो कि 1307 से 27 तक रहे थे एडवर्ड सेकंड। और इस वॉर में हमारे पास विलियम वेलिस, रॉबर्ट ब्रूस ये थे इंक्लूड, जिन्होंने स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के लिए वॉर लड़ी थी। देन हमारे पास 10th पॉइंट है 100 Years वॉर बिगिंस, जो कि 1337 में स्टार्ट हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर की सीरीज है जो कि चौसर के टाइम पे भी जाती है। Although this event slightly extends beyond the traditional end of the Anglo-Norman period, the start of 100 Years War during the reign of Edward III was a significant conflict that would shape English and French history for over a century. These events collectively contributed to transformation of England's political, social and cultural landscape, setting the stage for the later developments of the Middle Ages. 100 Year Wars वो वॉर इसमें जेफरी चौसर ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि हमारे पास नेक्स्ट एज आती है, एज ऑफ चौसर जिसका नाम है। उन्होंने इसमें डिप्लोमेट और सोल्जर के तौर पे काम किया था, और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे वेरियस डिप्लोमेटिक मिशंस परफॉर्म किए, जैसे कि इंग्लिश क्राउन के लिए डिप्लोमेटिक मिशंस परफॉर्म किए थे वेरियस, बहुत सारे, जिसमें हमारे पास जो ट्रीटीज है उनको साइन करवाना, निगोशिएशंस विद फॉरेन पावर्स उनके बारे में बात करना। इवन के जेल भी हो गई थी चौसर को, देन उनके जो किंग थे वो उनको छुड़वा कर लेकर आए थे। ये बैटल्स इंग्लैंड एंड फ्रांस के दरमियान में हुई थी। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स थे इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे खत्म हो गए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब इंशाल्लाह लाइव सेशन में मैं आपसे मिलती हूँ। आज की डेट है हमारी 5 अगस्त है। हाँ, तो ये जो लेक्चर है 5 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल इंशाल्लाह 6 अगस्त को रिकॉर्ड किया जाएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जब लाइव आती हूँ तो तब मैं आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो क्लियर कर दूंगी इंशाल्लाह। दुआ में खास याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।